हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बारे में, जो कि 23 मई यानी कि रिसेंट में जो सैटरडे आने वाला है उसको होने वाला है। हाँ, मैं जानता हूँ आपको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, हालांकि इसके लिए मैचेस भी कंफर्म हो चुके हैं। अब मैं तो यार मैचेस देख के सीरियसली सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ। 5 मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म करे हैं इस इवेंट के लिए। पेंटा वर्सेस ईथन पेज के बीच मैच है, द विजन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच मैच है, पेज ब्री बेला द इरिस्टेबल फोर्स के बीच मैच है, शार्लेट फ्लेयर अलेक्सा ब्लेस रिहा रिप्ले वर्सेस मिचीन जेट कारगिल B5 के बीच मैच है, और सोल रुका बेकी लिंच के बीच नॉन टाइटल मैच है। तो ये कुछ मैचेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। कोई मेजर सुपरस्टार इस इवेंट के लिए बुक नहीं है, ठीक ठीक मैच ही है इस इवेंट के लिए। अगर मैं थोड़ा बहुत भी एक्साइटेड हूँ तो द विजन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच मैच को लेकर के, बट मैं उतना भी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ कि हाँ भाई मैं रिजल्ट देख लूँगा, मैच पूरा मैं नहीं देखने वाला हूँ। तो ये है सैटरडे नाइट मेन इवेंट की कुछ पिक्चर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंजो अमोरे के बारे में। आप में से काफ़ी लोगों ने ये नाम सुना होगा, इस सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई में परफॉर्म करते देखा होगा। अब इनसे रिलेटेड कुछ सामने आ रहा है। एंजो अमोरे हैज़ रिपोर्टेडली बीन एट द डब्ल्यूडब्ल्यूई परफॉर्मेंस सेंटर रिसेंटली एंड वॉज देयर यस्टरडे अहेड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई NXT। इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एंजो अमोरे हाल ही में डब्ल्यूडब्ल्यूई परफॉर्मेंस सेंटर में मौजूद थे, और डब्ल्यूडब्ल्यूई NXT से पहले कल भी वो वहीं पे थे। यहाँ से क्लियर है कि एंजो अमोरे डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि ये मेन रोस्टर में आते हैं या NXT में। वैसे चांसेस मुझे NXT के ज़्यादा लग रहे हैं। आपको याद दिला दूं, कुछ साल पहले जब एंजो अमोरे डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट हुआ करते थे, तब एक लड़की ने एंजो अमोरे पे रेप के चार्जेस लगाए थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी आओ देखा ना ताओ तुरंत एंजो अमोरे को कंपनी से निकाल दिया था। हालांकि कुछ टाइम बाद पता चला था कि उस लड़की ने ये फेक चार्जेस, रेप चार्जेस लगाए थे, जिसके बाद एंजो अमोरे इन सब से बच पाए थे। तो शायद वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई एंजो अमोरे को लाके अपनी गलती सुधारना चाहती होगी। वहीं आपको ये भी बता दूं, एंजो अमोरे जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखाई देते थे तब उनके साथ उनके टैग टीम पार्टनर बिग कैश भी दिखाई देते थे। दोनों टैग टीम के तौर पर ही दिखते थे। अब अपडेट ऐसी आ रही है कि कंपनी बिग कैश को भी कंपनी में लाने के लिए इंटरेस्टेड है। वैसे अभी बिग कैश AEW का पार्ट है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। बताया जा रहा है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट मई 2026 या जून 2026 में एंड होने वाला है, और इस तरह की अभी कोई अपडेट नहीं है कि बिग कैश ने AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर लिया है या नहीं करा है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरेस्टेड है इन दोनों को वापस से लाने में। अब देखना ये होगा कि ये दोनों एक साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखाई देते हैं या फिर पहले एंजो अमोरे आएंगे बाद में बिग कैश आएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में मेजर टैग टीम डिवीज़न के बारे में, जिसकी हालत काफ़ी टाइम से खस्ता ही चल रही है। अब इस डिवीज़न को लेके अपडेट ऐसी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इज करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू हेल्प रीबिल्ड द टैग टीम डिवीज़न फ्रॉम विद इन, while also looking at the possibilities of signing tag teams from other promotion in the near future। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई फिलहाल अपने अंदर से ही टैग टीम डिवीज़न को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है, मतलब, और साथ ही वह आने वाले टाइम में दूसरी प्रमोशंस की टैग टीमों को साइन करने की पॉसिबिलिटीज़ पर भी डिसीजन ले रही है, डिसाइड कर रही है, विचार कर रही है। चलो, डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस डिवीज़न की याद तो आई कम से कम, क्योंकि इस डिवीज़न में कुछ खास नहीं दिख रहा है। पहले इंटरनली खड़ा करेंगे, वही डब्ल्यूडब्ल्यूई सोचेगी दूसरे प्रमोशन से टैग टीम साइन करने के बारे में, जबकि रिसेंट में इन्होंने न्यू डे और मोटर सिटी मशीन गन जैसी बड़ी टीम्स को निकाल के बाहर कर दिया है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की भी मेरे को समझ में नहीं आता है क्या करना चाह रही है, क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत अंतर है इनके कहने और करने में। जो पहले से मौजूद टीम्स हैं उनको लेके ही कुछ अच्छा करके दिखाओ पहले, उसके बाद जब डिवीज़न में कुछ मजा हो तब नई टैग टीम साइन करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, एंजो अमोरे और बिग कैश नई टैग टीम है जो आने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैरन कॉर्बिन के बारे में। नाम तो सुना ही होगा आप सबने, नाम से याद नहीं आए तो शायद फोटो देख के आप सबको याद आ ही जाएगा, जिन्होंने रिसेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना शुरू करी है। एक टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफ़ी अच्छी बुकिंग्स में दिखाई दे रहे थे, फिर उसके बाद जो रेड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनकी मारी वो किसी से छुपी नहीं है। मेन रोस्टर से इनको NXT पे भी भेजा गया। अब इनको लेके ही अपडेट सामने आ रही हैं। बैरन कॉर्बिन हैज़ फिनिश अप obligation with several companies he had been working with regularly, including MLW. Those within the industry believe he is either already signed with the WWE or will be imminently। बैरन कॉर्बिन ने उन कंपनियों के साथ अपनी पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो पूरी कर ली हैं, जिनके साथ वो रेगुलर रूप से काम कर रहे थे, जिसमें MLW एक कंपनी थी। इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि या तो उन्होंने पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है या फिर वो जल्द ही ऐसा करने वाले हैं।
वहीं आपको बता दूं जो WWE में लॉकर रूम में या ऑफिशियल जो हैं WWE के, वो भी काफ़ी इंप्रेस हैं बैरन कॉर्बिन से और उनके जो पहले के रन थे उससे भी। तो हाँ, इस तरह के स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि WWE बैरन कॉर्बिन को साइन कर सकती है या कर भी चुकी है और वो जल्दी WWE में देखने को मिलने वाले हैं। अभी रिसेंट में WWE ने काफ़ी सुपरस्टार को कंपनी से रिलीज़ करा था, तो न्यू साइनिंग तो हमें देखने को मिलने वाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखना ये होगा कि बैरन कॉर्बिन को लेके WWE कुछ खास दिखा पाती है या नहीं, या केबल लाके और सुपरस्टार की तरह रखेगी और फिर रेड मार के बाहर कर देगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लुडविग काइजर के बारे में, उर्फ एल ग्रांदे अमेरिकानो के बारे में। इनको लेके कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है, इनको अरेस्ट कर लिया गया रिसेंट में। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, वही बता देता हूँ। इनको एक पर्सन के साथ मारपीट करने की वजह से अरेस्ट करा गया है। मामला ये था कि ये 23 अप्रैल की शाम को एक फीमेल पार्टनर के साथ लिफ्ट में एंटर होते हैं। उस लिफ्ट में पहले से एक पर्सन मौजूद था। जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो लुडविग काइजर अपनी फीमेल पार्टनर के साथ काफ़ी एग्रेसिवली इंटीमेट हो जाते हैं और एक दूसरे को काफ़ी किसिंग विसिंग कर रहे थे ये लोग। तो जो लिफ्ट में जो था बंदा, वो अपने फ्लोर पे जब उतरता है तो उसने लुडविग काइजर से ये कह दिया कि थोड़ा तमीज़ से पेश आओ। इसके बाद जो लुडविग काइजर हैं उन्होंने उस पर्सन को मुंह पे एक मुक्का मार दिया, पंच जड़ दिया। बाद में भाई साहब उसने पुलिस को कॉल करा, पुलिस मौके पर पहुंची और उसने जो पर्सन था जिसने कंप्लेंट करी थी उसके चेहरे पे निशान वगैरह देखे इंजरी वगैरह के। इसके बाद जो पुलिस वाले आए थे ऑफिसर्स, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखी जिसमें वहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि हाँ भाई लुडविग काइजर ने इस तरह से इस पर्सन पे अटैक करा है। लुडविग काइजर ने बाद में 20 मई के आसपास खुद को पुलिस के सरेंडर कर दिया पुलिस में, जबकि उनके खिलाफ वारंट पहले ही इशू हो चुके थे। इसके बाद $1000 का बॉन्ड भरने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि AAA के रिसेंट के एक इवेंट से लुडविग काइजर को हटा लिया गया है। अब कुछ दिन बाद AAA का इवेंट है जिसमें एल ग्रांदे वर्सेस ओजी एल ग्रांदे के बीच मास्क वर्सेस मास्क मैच दिखना है, जिसमें शायद प्रॉब्लम हो सकती है अगर पुलिस ने परमिशन नहीं दी तो। वैसे भी WWE ने आज तक ये नहीं बताया है कि एल ग्रांदे काइजर ही हैं। अगर ये फंसते हैं तो WWE क्या करेगी, वैसे कोशिश WWE यही करेगी कि काइजर इस इवेंट का पार्ट बन पाए और उसके बाद जो काइजर के अगेंस्ट WWE को कुछ भी करना होगा वो एक्शन लेगी। और मुझे लगता है कि WWE इस तरह की चीज़ों पर एक्शन जरूर लेती है। पहले तो WWE फायर ही कर देती थी भाई कंपनी से, अब देखते हैं कि काइजर के अगेंस्ट इस केस में क्या होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना क्लासिक के बारे में। जैसा कि बैकलैश में जॉन सीना ने आके एक अनाउंसमेंट करा था जो कि जॉन सीना क्लासिक करके था, जिसमें NXT सुपरस्टार वर्सेस मेन रोस्टर सुपरस्टार के बीच मैचेस हुआ करेंगे, इसकी एक चैंपियनशिप भी होगी। इस अनाउंसमेंट के बाद कंट्रोवर्सी भी काफ़ी हुई थी, खुद सीना ने इन चीज़ों को आके क्लियर करा था। अब अपडेट ऐसी है कि इट वाज नोटेड एट टुडे WWE टाउन हॉल दैट द जॉन सीना क्लासिक इज बीइंग करंटली टारगेटेड फॉर द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर। वन पर्सन स्पोकन टू मेंशन द एंड ऑफ द ईयर। बताया जा रहा है कि आज के WWE टाउन हॉल में यह बात सामने आई कि जॉन सीना क्लासिक को फिलहाल साल के एंड वाले पार्ट के लिए टारगेट किया जा रहा है। जिस एक पर्सन से बातचीत हुई है उसने साल के एंड का जिक्र किया है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर ये साल के एंड में ही करना था इस इवेंट को तो WWE ने अभी इतनी जल्दी इसका अनाउंसमेंट क्यों करवा दिया। साल का एंड होते होते इसकी हाइप पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होगी। वैसे भी जॉन सीना के इस अनाउंसमेंट को मिक्स रिएक्शन मिल रहे थे और साल के एंड में ले जाके इसको करोगे तो देखते हैं कि साल के एंड तक फैंस इस अनाउंसमेंट को याद भी रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लैश इन इटली में होने वाले रोमन रेंस वर्सेस जैकब फातू के बीच ट्राइबल कॉम्बैट मैच के बारे में। आपको बता दूं इससे पहले रोमन रेंस 2 ट्राइबल कॉम्बैट मैच लड़ चुके हैं, वो भी अपनी फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट ही, जो कि जे ऊसो और सोलो सिकोआ के खिलाफ थे। दोनों ही मैच रोमन रेंस जीत चुके हैं और अब उनका ये 3rd मैच जैकब फातू के खिलाफ होने वाला है। पहले के 2 मैचेस के अपोनेंट से काफ़ी खतरनाक हैं जैकब फातू, और इस मैच से पहले WWE ने जैकब फातू को काफ़ी डोमिनेट दिखाया हुआ है। वहीं ट्राइबल कॉम्बैट मैच के रूल्स आपको बता देता हूँ। नो होल्ड बार, नो डिस्क्वालिफिकेशन, नो काउंटआउट्स, ओनली विन बाय पिनफॉल और सबमिशन। देखिए ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच जैसा ही है, बस नाम घुमा फिरा के ट्राइबल कॉम्बैट कर दिया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको देख के क्लियर है कि इस मैच में इस बार ऊसोस ब्रोज भी इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि बैकलैश से पहले जैकब फातू और ऊसोस के बीच किसी भी तरह का अटैक वगैरह ब्रॉल वगैरह नहीं हुआ था। वहीं चांसेस हैं कि इस बार क्लैश इन इटली में जैकब फातू का बैकअप के लिए कोई ना कोई आएगा, वो शायद से कोई समवन फैमिली से ही हो सकता है। देखना होगा कि रोमन रेंस अपना 3rd
ट्राइबल कॉम्बैट मैच जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, या जैका फातू रोमन रेंस की ट्राइबल कॉम्बैट विनिंग स्ट्रीक को तोड़ के रख देंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।